हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपमेंट क्लासेस। इस लेक्चर में हम आर्थिक गतिविधि के संकेतकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है इन द सेंस कि ये इकोनॉमिक्स समझने के लिए आपकी फाउंडेशन एस्टैब्लिश करेगा। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट, और प्रति व्यक्ति आय माने पर कैपिटा इनकम। सो सकल घरेलू उत्पाद माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल मीन्स ग्रॉस, घरेलू मीन्स डोमेस्टिक, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, उसके बाद शुद्ध मीन्स नेट डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति आय इज पर कैपिटा इनकम। So let us proceed and understand these one by one. So सकल घरेलू उत्पाद जो है, जो भी इंडिया में या इंडियन टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है, उसकी टोटल वैल्यू जो है वो हमारे देश की सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी है। इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है वस्तुओं की और सेवाओं की, वो इसमें शामिल है। तो वस्तु और सेवाएं जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो रही हैं और जो उनके प्राइसेस है, मतलब कि जो भी इंडिया में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है और जो भी उसका प्राइस है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें सारी क्वांटिटीज मतलब कार भी, साइकिल भी, कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है जैसे टीचिंग सर्विस या बैंकिंग सर्विस, तो उन सब की जो वैल्यू मिलाकर हमारे देश की जीडीपी निकलती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। अब हमने बात करी कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी टोटल वैल्यू क्या है, जीडीपी है। अब इसमें इंडियन टेरिटरी हम लूजली बोल देते हैं, बट बेसिकली जो टर्म यूज होती है वो होती है इकोनॉमिक टेरिटरी। सो जो भी इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी वैल्यू को जीडीपी बोल देते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी या आर्थिक क्षेत्र। तो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या क्या आता है? तो एक तो इंडिया की लैंड बाउंड्रीज है ना, ये जो इंडिया की बाउंड्री है सारी, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है ना, ये इंडिया की कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। तो कितना? 12 नॉटिकल माइल्स। सो 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स 12 समुद्री मील। सो एक नॉटिकल माइल जो है ना वो 1.853 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी में लैंड बाउंड्रीज, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद एयर स्पेस। तो जो भी हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और लैंड बाउंड्रीज के ऊपर एरिया है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे एयर स्पेस के अंडर आता है। तो एयर स्पेस भी हमारा इंक्लूडेड है। उसके बाद जो हमारे टेरिटोरियल इनक्लेव्स जैसे कि अगर इंडियन एम्बेसी या काउंसुलेट है किसी कंट्री में, या हमारे मिलिट्री बेसिस, साइंटिफिक बेसिस है, तो वो भी हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूडेड है। उसके बाद अगर कोई इंडियन रेजिडेंट्स जो है कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, ठीक है, जैसे कि शिप्स, एयरक्राफ्ट जो कि केटर करते हैं 2 और मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में, तो उनसे जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो भी इंडियन जीडीपी का पार्ट है। उसके अलावा जो इंडियन रेजिडेंट्स ओन्ड ऑयल वेल्स, नेचुरल गैस रिग्स, या फिर कोई इंडियन बोट्स जो हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, वो भी इंडियन जीडीपी में इंक्लूडेड होंगी। मतलब कि अगर कोई इंडियन बोट्स कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में या आउटसाइड इंडिया, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। सो वी हैव लर्न्ड कि जीडीपी जो है ना, इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी टोटल वैल्यू है। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक टेरिटरी हम यूज करते हैं, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी टेरिटरी नहीं। तो इकोनॉमिक टेरिटरी में हमने समझा क्या क्या आता है, लैंड बाउंड्रीज, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लैंड बाउंड्रीज आती हैं, फिर उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल्स तक जो हमने करा था, फिर उसके बाद एयर स्पेस, फिर उसके बाद टेरिटोरियल एनक्लेव्स जैसे कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, साइंटिफिक बेसिस एंड मिलिट्री बेसिस। उसके बाद अगर कोई सर्विसेज, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इंडियन रेजिडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं 2 और मोर देन 2 कंट्रीज के बीच में, या कोई अगर इंडियन रेजिडेंट्स ओन करके बैठे हैं नेचुरल गैस एंड ऑयल वेल्स। इसके अलावा अगर कोई बोट्स इंटरनेशनल वाटर्स में या आउटसाइड इंडिया जो इंडियन रेजिडेंट्स ओन करके बैठे हुए हैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। तो आगे मूव करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज जैसे कि
वोडाफोन, फोर्ड, ऑस्ट्रेलिया की वर्जिन कंपनी, साउथ अफ्रीका की सेसोल कंपनी इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। मतलब अगर फॉरेन कंपनीज या फॉरेन रेजिडेंट्स भी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, भारत के आर्थिक क्षेत्र के बीच में प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ, तो दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। बिकॉज जो जीडीपी है ये आर्थिक क्षेत्र या इकोनॉमिक टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये पीपल सेंट्रिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आर्थिक क्षेत्र सेंट्रिक कॉन्सेप्ट है। सो उसके बाद हम करते हैं जीडीपी क्या संकेत करती है। तो जीडीपी क्या है, बेसिकली जीडीपी में क्या इंक्लूडेड है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो जितना प्रोडक्शन होगा उतनी कंजम्पशन होगी, तो जितना कंजम्पशन है मतलब उतना ही जीवन स्तर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो इसलिए एम्फोसिस करा जाता है कि जीडीपी ज्यादा होनी चाहिए। जीडीपी ज्यादा होगी देश की, उतनी ही मतलब लोगों का जो जीवन स्तर है वो ज्यादा है। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से आप कंज्यूम कर रहे हैं 10,000 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज, लेट्स से आप कंज्यूम कर रहे हैं 15,000 रुपीज के गुड्स एंड सर्विसेज। तो कब आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा, जब आप 15,000 कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस करके इंक्रीज इन जीडीपी मींस इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो अगर जीडीपी ज्यादा होगी तो मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है मतलब कि कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। और अगर जीडीपी कम है तो मतलब बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम है, प्रोडक्शन कम है तो मतलब कंजम्पशन भी कम है, कंजम्पशन कम है तो मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर है। तो पहले एग्जाम्पल में से पहले जो पर्सन था वो स्माइल कर रहा था, अब क्या है, सैड फील कर रहा है। क्यों सैड फील कर रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है। तो आगे करते हैं। तो हमने बात करी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की, अब हम कर रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो बेसिकली फर्क क्या है, घरेलू उत्पाद में हमने बात करी थी टेरिटरी वाइज, आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से कैलकुलेट होता है। राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये नागरिकों के हिसाब से, नॉर्मल रेजिडेंट्स के हिसाब से जो है कैलकुलेट होता है। तो जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस करें चाहे अब्रॉड प्रोड्यूस करें, सो दैट इज काउंटेड अंडर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो अनलाइक जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था, टेरिटरी वाइज कॉन्सेप्ट था। ये क्या है, इंडियन रेजिडेंट्स वाइज कॉन्सेप्ट है, या किसी भी कंट्री के रेजिडेंट्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो देखते हैं। तो इंडियन रेजिडेंट्स चाहे वो इंडिया में प्रोड्यूस करें चाहे वो अब्रॉड प्रोड्यूस करें, दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये वाली जो प्रोडक्शन थी ये हम जीडीपी में काउंट नहीं करते, पर हम जीएनपी में काउंट कर रहे हैं। तो दोबारा से देखते हैं। तो अगर इंडियन कंपनीज या इंडियन रेजिडेंट्स फॉरेन में प्रोडक्शन करें, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी से हम जीएनपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी में अगर हम विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय या इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस अब्रॉड ऐड करें, और जो इंडिया में फॉरेनर्स ने इनकम अर्न करी है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। दोबारा से देखते हैं। जीडीपी क्या है, इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही है, भारत के आर्थिक क्षेत्र में जो प्रोडक्शन हो रही है। जीएनपी में क्या होता है, जो इंडियंस बाहर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम ऐड कर लेंगे। पर अगर कोई फॉरेनर्स जो है इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे थे तो उनकी जो इनकम है वो हम जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए माइनस भी करेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हमने यही बात करी कि जीएनपी में कि अगर इंडियंस कोई भी जो बाहर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम काउंट करेंगे, पर अगर बाहर से फॉरेन कंपनीज जो है इंडिया में प्रोडक्शन करेगी तो उसको हम नहीं लेंगे, है ना, ये क्रॉस करा हुआ है। ये हम जीडीपी में काउंट करते पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज ये फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, इंडियन रेजिडेंट्स नहीं है। उसके बाद अब हम करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो हमने सकल करा, सकल और शुद्ध में क्या है, ग्रॉस और नेट। सकल मतलब ग्रॉस और शुद्ध मतलब नेट। तो ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन का होता है, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। क्योंकि हम प्रोडक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, मशीन्स यूज हो रही हैं, मशीन्स की वैल्यू में कमी आएगी यूज होने पर, और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है उसके कारण भी मशीन्स की वैल्यू कम होगी। तो इस चीज को हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास बोलते हैं। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट या सकल से शुद्ध अराइव करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो उसके बाद हमने बात करी शुद्ध। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनएनपी निकालने के लिए नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या बात करी थी कि जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम मूल्यह्रास निकालेंगे तो फिर क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। वही ग्रॉस और नेट का फर्क है सिर्फ। पहले में हमने क्या किया है, पहले हमने जीडीपी लिया है उससे निकाला है, इसमें हमने क्या करा है,
GNP से ही निकाला है। ठीक है, दोनों में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, G की जगह N हो जाएगा। आगे करते हैं। तो अब हम करते हैं फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत क्या होती है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि मैन है तो उनकी सैलरी, वेजेस, अगर कोई ओनर है या एंटरप्रेन्योर है तो उसका प्रॉफिट, मशीनरी वगैरह का रेंट, प्लांट का रेंट, ठीक है, अगर कोई कैपिटल इन्वेस्ट करी है तो उसका इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट। तो ऐसे वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। तो जो उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट जाती है उसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो जैसे कार बनाने के लिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगे, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ पेमेंट जाएगी तो बिजनेस की तरफ से, तो वो क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट होगी। तो एक हमने करी कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट, एक हम कर रहे हैं मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। तो इसमें फर्क क्या होगा, अब एक हमने कोई चीज बनाई, जैसे कार बनाई थी, तो कार में जो भी एक्सपेंडिचर करा, ठीक है, इंक्लूडिंग जो एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट्स हैं, वो कार की क्या है, टोटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट है। पर अगर हम उसमें टैक्सेस भी जोड़ दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पे होते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी या बाजार मूल्य आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली क्या है, फैक्टर कॉस्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें, ऐड कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जो गुड्स एंड सर्विसेज पे होते हैं, तो मार्केट प्राइस आ जाता है। इसी तरीके से कई चीजें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं पब्लिक के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है इनको सब्सिडाइज करके दो, सस्ता करके दो, तो उनकी जो फैक्टर कॉस्ट होते हैं ना या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से सब्सिडीज रिड्यूस हो जाती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट वो बिजनेस को पे कर देती है ना। लेट्स से 100 रुपीज का फर्टिलाइजर था, गवर्नमेंट ने 20 रुपीज दे दिए बिजनेस को, तो बिजनेस 80 रुपीज में सप्लाई कर सकता है, तो मार्केट प्राइस कम आ गई। तो ये भी मार्केट प्राइस है ना। मार्केट प्राइस क्यों, क्योंकि इस रेट पे मार्केट में बिक रहा है। तो बेसिकली अगर हमने फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करें और सब्सिडीज माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, मार्केट प्राइस आ जाता है। आगे करते हैं। तो कारक लागत पर राष्ट्रीय आय या NNP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले GDP हमें मार्केट प्राइस पे दी हुई है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, तो ग्रॉस से अगर हम डेप्रिसिएशन निकाले तो क्या आता है, नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा, बाजार मूल्य पर NDP या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया। फिर उसके बाद बाजार मूल्य पर एक बार NDP आ गया, इसमें हम भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय अगर हम ऐड करें तो फिर ये क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, बाजार मूल्य पर। अब क्या है, बाजार मूल्य से हमने फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो बाजार मूल्य पर NNP है, इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर, और उपादान या सब्सिडीज ऐड कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, NNP फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी। फैक्टर कॉस्ट क्या है, जो पेमेंट है वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो ये बेसिकली नेशनल्स को या इंडियन रेजिडेंट्स को पेमेंट्स है सारी, तो ये बेसिकली नेशनल इनकम है। तो यही नेशनल इनकम है हमारी। तो अगर हम इस नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो फिर क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय। तो अब क्या है, GDP है और प्रति व्यक्ति आय, तो कौन सा बेहतर आर्थिक वृद्धि का संकेतक है। ऐसा हो सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा हो, जितनी रेट से GDP बढ़ रही है उससे ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय तो उतनी नहीं बढ़ेगी। तो प्रति व्यक्ति आय रादर घट भी सकती है अगर जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हो और GDP उस रेट से ना इंक्रीज हो। तो फिर क्या होगा, हम अगर देखते हैं कि GDP तो बढ़ी है, हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, नहीं, पर इस केस में तो क्या होगा, उल्टा हो गया, जो पर कैपिटा इनकम है वो तो कम हो रही है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो बेहतर संकेतक माना जाता है, बिकॉज वो जनसंख्या को भी कंसिडर करता है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय की गणना में भी कुछ सीमाएं हैं, इन द सेंस की प्रति व्यक्ति आय भी कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है। अब होता क्या है यूजुअली कि राष्ट्रीय आय का 10% जो है ना वो 90% लोग कमाते हैं, और जो 90% है वो सिर्फ 10% लोग कमा रहे हैं, है ना। कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है जो बहुत अर्न कर रहे हैं, और बहुत सारी गरीब जनता है जो बहुत ही कम अर्न कर रही है। तो जो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोगों का प्रोस्पेरिटी लेवल ये है, लोगों का प्रोस्पेरिटी लेवल बहुत वेरी करता है। तो ये एक प्रति व्यक्ति आय की सीमा है। तो समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। धन्यवाद।